आगे है बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पहले हम लोग देख रहे थे कंजर्वेशन के लिए इन सीटू और एक्स सीटू। अब यहाँ पर कुछ नेशनल इफोर्ट है और इंटरनेशनल इफोर्ट है, मतलब राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। प्रत्येक देशों में कानून होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। हमको लोकल भी कुछ याद है कि जैसे कि घरों के आसपास भी कोई जीव जंतु को मार देते हैं तो उसके ऊपर धारा लग जाते हैं। कोई अपने ही घर के कहने की जो पौधे होते हैं उसका कटाव करते हैं तो उनमें भी क्या लग जाता है, कानून धारा लग जाता है और व्यक्ति अंदर भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक देश में अपना अलग अलग कानून भी है बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, ठीक है जी। मतलब आप अपने स्वयं के पौधे को भी बिना अनुमति के नहीं काट सकते हैं। कुछ जीव तो और बहुमूल्य होते हैं, जैसे कि कहना चाहिए जो रेड डाटा बुक में जो एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो संकटग्रस्त जातियां होते हैं, उनको कहना चाहिए मारने से और गंभीर धाराएं लगती है और उसके तहत व्यक्ति कहना चाहिए अंदर भी हो सकते हैं। तो भारत में कुछ राष्ट्रीय प्रयास है, ये कहने की वर्तमान में यही प्रचलन में है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको वन्य जीव एक्ट, वन्य जीव एक्ट, ठीक है। ये कहना चाहिए इनके आने के बाद ये 1952 का है और एक 1982 या ऐसे कुछ में और आया था। उन दोनों का ज्यादा महत्व नहीं है। भारत में कहना चाहिए वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव एक्ट 1972, इसको 1972 में कहना चाहिए संसद में कानून पारित करके बनाए गए हैं। अब जो भी कहने चाहिए जो बायोडायवर्सिटी के मारते हैं या फिर हस्तक्षेप करते हैं तो उनके ऊपर कहना चाहिए 1972 का कानून लगता है वन्य जीव संरक्षण का, क्लियर। उससे पहले भारत में सबसे पहली बार 1952 में एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। लेकिन इसके आने के बाद इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया है, क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत फर्स्ट नंबर में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यही कहना चाहिए रेड डाटा बुक को बनाता है, लेकिन आजकल इसका स्थान कहना चाहिए विश्व संरक्षण संघ ने ले लिया है। तो ये भी कहना चाहिए एक बचाने वाली संस्था ही है, क्योंकि कहना चाहिए एक सूची बनाता है। एक बार क्वेश्चन आया था भारत में रेड डाटा बुक कौन तैयार करता है, ये तो कहना चाहिए इंटरनेशनल है IUCN या विश्व संरक्षण संघ जो रेड डाटा बुक बनाता है। एक बार पूछा गया था भारत में रेड डाटा बुक कौन बनाता है, तो पौधों के लिए एक ऑप्शन में था बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जंतुओं के लिए है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब भारत का जो बायोडायवर्सिटी है वो इस रेड डाटा बुक में रहेगा, तो इनको जानकारी कहाँ से मिलेगा, भारत के कहने की रेड डाटा बुक से मिलेगा, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। दूसरा है FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कहने की बायोडायवर्सिटी को बचाने की कार्य करती है। तीसरा है WWF, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कहना चाहिए PhD या व्यापम या फिर नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। WWF, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, ये एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है जी। इसका कहना चाहिए कई बार क्वेश्चन आता है WWF का चिन्ह क्या है या फिर इनका एक लोगो क्या है, किसका चित्र रहता है। तो देखना जहां पर WWF लिखा रहता है वहीं पर एक कहना चाहिए बड़े से विशाल पांडा का चित्र होता है, उसको कहना चाहिए क्या कहा जाता है, जायंट पांडा। विशाल काय पांडा मतलब सफेद भालू,
इसको लाल पांडा भी कहीं पर लिखा रहता है, सफेद पांडा या फिर लाल पांडा। ठीक है, विशालकाय भालू या फिर विशालकाय पांडा। आप गूगल में देखेंगे, जहां पर WWF लिखेंगे उसके बाद सीधे चित्र देखेंगे इमेज में, तो WWF लिखा रहेगा, यहीं पर एक कहना चाहिए एनिमल का चित्र रहेगा, उसको जायंट पांडा, विशालकाय पांडा या फिर सफेद भालू कहा जाता है। एक बार नीट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव सप्ताह मतलब बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए पूरे 365 दिन में, कहना कि पूरे साल भर में एक सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, वह कौन सा सप्ताह है जिसमें बायोडायवर्सिटी सप्ताह मनाया जाता है या फिर वन्य जीव कोष सप्ताह मनाया जाता है? तो वह है अक्टूबर का प्रथम वीक, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। एक बार पूछा गया था बायोडायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 दिसंबर, 29 दिसंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसको अधिकांश पूछा जाता है, ये सभी को याद है, तो 5 जून को है। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। क्लियर? उसके बाद एक छोटा सा है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय संस्कृति का पर्यावरणीय अवधारणा। भारतीय संस्कृति का पर्यावरणीय अवधारणा, इसका मेन अर्थ बता रहा हूं एक लाइन में। भारतीय संस्कृति का पर्यावरण के प्रति क्या अवधारणा है? तो भारतीय संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है, यदि हम लोग भारतीय संस्कृति को यदि वास्तव में फॉलो करेंगे तो पर्यावरण को हम लोग 100% बचा सकते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो पर्यावरण है, पर्यावरण के विभिन्न भाग है, उसको कहना चाहिए देवी देवता, धरती माँ, ये सब नाम दिया गया है। जैसे कि हमारे देश में पृथ्वी को या भारत को धरती माता कहा जाता है, तो ऑटोमेटिक कहना चाहिए उसको धरती माता मानेंगे तो पर्यावरण को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, जैसे तुलसी है, नीम है, पीपल है, बरगद है, बहुत सारे प्लांट्स है जिसको हम लोग कहना चाहिए देवी के रूप में पूजते हैं। वायु है, जल है, जल को अमृत भी कहा जाता है। वायु मतलब हमारी संस्कृति ही ऐसा है कि वास्तव में हम लोग 100% इंडियन संस्कृति को मानेंगे तो पर्यावरण को हम लोग हानि कभी भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वृक्षों का कटाव हो रहा है। तो यदि कहना चाहिए कोई भी व्यक्ति यदि वृक्ष को देवी देवता मानता है तो वह व्यक्ति उसको काटने का कार्य नहीं करेगा। लेकिन आजकल कहना चाहिए इंडियन जो संस्कृति है वो धीरे धीरे बदल रहा है। वेस्टर्नलाइजेशन, जो पश्चिमीकरण सभ्यता है, उसको अपनाते जा रहे हैं। तो कहना चाहिए इन सब का धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? कटाव होते जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का पर्यावरणीय अवधारणा यदि आते हैं तो 2 नंबर में आएंगे, इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में है रामसर स्थल या फिर आर्द्र भूमि। इसको कहने चाहिए इंग्लिश में वेट लैंड कहा जाता है। आर्द्र भूमि, रामसर स्थल या वेटलैंड। ठीक है, इसको शायद पिछले साल या फिर और उसके पिछले साल इसको पूछा गया था, आर्द्र भूमि क्या है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि कहिए या रामसर स्थल कहिए, दोनों का कहना चाहिए एक संबंध है जिसके कारण आर्द्र भूमि को रामसर स्थल कहा गया है। पहले बताता हूं मैं आर्द्र भूमि क्या है। आर्द्र भूमि का नाम आप लोग सुने होंगे या फिर बहुत स्टूडेंट देखे भी हैं। जो समुद्र के किनारे, जैसे हम लोग कोई भी कहना चाहिए राज्य जाते हैं जो समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के किनारे में कहना चाहिए जो भूमि होते हैं या फिर जो जल होते हैं वो साल्ट युक्त होते हैं। तो समुद्र के किनारे जो लवण युक्त जल होते हैं या लवण युक्त जो भूमि होते हैं, उसी भूमि को क्या कहा जाता है? वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि कहा जाती है। ये आर्द्र भूमि कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जनरली तौर पर नहीं पाए जाते हैं। उन भूमियों को आर्द्र भूमि कहा जाता है जो समुद्र के किनारे होते हैं, और समुद्र के किनारे में कहना चाहिए साल्ट युक्त या लवण युक्त जल होते हैं, छोटे से जलाशय, या लवण युक्त जो भूमि होते हैं जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, उसी को क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। ये आर्द्र भूमि स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं, दलदल भी हो सकते हैं। स्थायी, अस्थायी
या दलदल भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये समुद्र के आसपास पाए जाएंगे और ये साल्ट से युक्त होते हैं। तो साल्ट से युक्त जल को, साल्ट से युक्त भूमि को, साल्ट से युक्त दलदली भूमि को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्द्र भूमि कह सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसका संबंध कहने चाहिए, इसको हम लोग रामसर स्थल क्यों कह दिए हैं? तो इनका संबंध यहां से जुड़ा हुआ है। इस आर्द्र भूमि को रामसर स्थल इस कारण कहा गया है 1971 में, 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर। ईरान एक देश है, ईरान का एक शहर है रामसर। यहां पर 1971 में आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रामसर नामक स्थान में। इस आर्द्र भूमि को बचाने के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रामसर में हुआ था। उसके कारण इस रामसर स्थल को क्या कह दिया गया है? आर्द्र भूमि। तो दोनों के इस प्रकार से रिलेशन है, मतलब इसको बचाने के लिए इस सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। रामसर नामक स्थान में, ये ईरान का एक शहर है, जिसके कारण आर्द्र भूमि को उसी दिन से क्या कह दिया जाता है? रामसर स्थल। ये जो आर्द्र भूमि है इसको पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। जिस प्रकार से किडनी जल का क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, छानने का कार्य करता है, उसी प्रकार से आर्द्र भूमि भी कहना चाहिए किडनी के समान जल को छानने का कार्य करता है। क्लियर? आर्द्र भूमि का दो विशिष्ट कार्य है। इनके कई कार्य हो सकते हैं, लेकिन दो विशिष्ट कार्यों के लिए जाना जाता है। ये आर्द्र भूमि समुद्र के किनारे बाढ़ को कम करने का कार्य करता है। समुद्र के किनारे बाढ़ को कम कर देता है या कम करने का कार्य करता है। दूसरा, ये समुद्र के किनारे मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करता है। मतलब समुद्र के किनारे बाढ़ को भी कम कर सकता है और मृदा अपरदन को भी क्या कर सकता है? कम कर सकता है। तो आर्द्र भूमि कहना चाहिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है। क्लियर? उसके बाद इसके लास्ट में कुछ टाइप्स है। पुस्तकों में 6 या 7 टाइप्स दिया गया है, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं 4 टाइप्स को बता रहा हूँ, नाम से क्लियर है। ठीक है? पहले नाम में केवल क्लियर नहीं है, बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे नाम में एकदम क्लियर है। पहला नाम है पेलुस्ट्राइन आर्द्र भूमि, सेकंड है समुद्री आर्द्र भूमि, तीसरे है नदी आर्द्र भूमि और चौथे है सरोवरी या सरोवर से बना हुआ है सरोवर आर्द्र भूमि। क्लियर? यहां से शुरू करते हैं। समुद्री आर्द्र भूमि, इसके अंतर्गत समुद्री आर्द्र भूमि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत नदी आर्द्र भूमि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत जो झील होते हैं, सरोवर मतलब तालाब होते हैं, इसके अंतर्गत जो तालाब या सरोवर होते हैं, झील होते हैं, वृक्ष रहित दलदल होते हैं, इन सब आर्द्र भूमियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पेलुस्ट्राइन आर्द्र, इसके अंतर्गत फ्रेश वाटर आर्द्र भूमि को सम्मिलित किया गया है। ठीक है जी? पेलुस्ट्राइन आर्द्र भूमि, समुद्री आर्द्र भूमि, नदी आर्द्र भूमि और सरोवर आर्द्र भूमि, इसके अंतर्गत फ्रेश वाटर आर्द्र भूमि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत मेरीन आर्द्र भूमि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत नदी आर्द्र भूमि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत जो सरोवर होते हैं, झील होते हैं, वृक्ष रहित दलदल होते हैं, उन आर्द्र भूमियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसका संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी शब्द वाल्टर जी रोसेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है? जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहा जाता है। तो ये चैप्टर लगभग पूरा हो गया है। अब 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत लास्ट में एक और चैप्टर बचा हुआ है, उसका नाम है एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे। वो भी कहना चाहिए बहुत ही सिंपल है। उसमें विशेष रूप से प्रदूषण का अध्ययन करना है। ठीक है? रासायनिक प्रदूषण है, इन सब का अध्ययन करना है। हालांकि कहना चाहिए वो बहुत सिंपल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत कठिन है, क्योंकि ये देखा गया है पर्यावरण का हम लोग थ्योरिकल अध्ययन तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आधारित क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बनता है जिनको हम लोग आसानी से नहीं बना पाते हैं।
क्लियर? ये हो गया आप लोगों का बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कल पुनः अध्ययन करेंगे इन्वायरमेंटल इशू को। ठीक है जी, तब तक आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है।